दोस्तों नमस्कार। सवाल संसद का नहीं है, सवाल सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, सवाल इस देश की जनता का है। सवाल इस देश के भीतर ढहते हुए और सत्ता के अनुकूल काम करते संस्थानों का नहीं है, सवाल इस देश की जनता का है। सवाल यह नहीं है कि सरकार अपने प्रचार में कितना पैसा खर्च कर रही है, और सवाल यह भी नहीं है कि उस प्रचार के भीतर क्या कुछ परोसा जा रहा है। सवाल यह है कि इस देश की जनता जमीन पर जो देख रही है और जिसे वह भोग रही है, क्या उसी अनुकूल लोकतंत्र को ले जाने की स्थिति में जनता खड़ी है या नहीं खड़ी है। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि मौजूदा वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री का औसतन हर बरस का प्रचार का खर्चा 1000 करोड़ रुपए के पार है बीते 8 बरस से। और इस देश के भीतर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार का जितना बड़ा बजट चुनाव से ठीक पहले 3 महीनों में खर्च कर दिया, वह कई राज्यों के साल भर के प्रचार को भी मात कर देता है। लेकिन उस प्रचार में जिन बातों का जिक्र किया जा रहा था, क्या वो झूठ है, क्या वो गलत जानकारी है, क्या वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की परिस्थितियां हैं, और संस्थान सारे ऐसे में चुप रहते हैं। और इन सब के बीच मीडिया भी सिर्फ सरकार की बातों को ही अगर जिक्र करे तो फिर सच क्या है। हमें लगता है कि आज इसे परखने की जरूरत इसलिए भी आन पड़ी है क्योंकि इस देश में लोकतंत्र का मतलब चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश को लेकर ही क्या सच परोसा गया, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो। यहां तक कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका, उस इलाके में पानी को लेकर जो दावे किए गए वह भी झूठे। और नवंबर के महीने में ही प्रधानमंत्री पहुंचे थे झांसी, और पूरे बुंदेलखंड को लेकर उन्होंने एक लाइन में यही कहा था, इससे पहले की तमाम सरकारें बुंदेलखंड को लूटती चली आई है। 6600 करोड़ की योजनाओं का हम ऐलान करते हैं, और यह ऐलान पानी को लेकर है। लेकिन सच क्या है? इतना ही नहीं, जो जल को मिशन बनाया गया है और नल से जल लाने की परिस्थितियों में जो डाटा रखा जा रहा है, क्या वह भी झूठा है? हमें लगता है कि आज एक एक पन्नों को खोलने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के भीतर में एक बहस तो यह भी हो चली है कि पार्लियामेंट के भीतर भी पेगासस को लेकर सरकार ने झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैक्ट दिए वह भी झूठे थे। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक वकील यह कहकर खटखटा रहे हैं कि अब नई जानकारी आई है तो कोई ना एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ही यह आदेश देना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि आज उन पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं जो तथ्यों पर आधारित हों, और इस सरकार के जरिए दिए जा रहे, परोसे जा रहे प्रचार के झूठे आंकड़ों को लेकर जनता भरोसा करे या ना करे, यह जनता को सोचना है। इस देश के गृह मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के वक्त जब यह कहते हैं कि बीजेपी के काल में, यानी योगी आदित्यनाथ के दौर में अपराध उत्तर प्रदेश में 30 से 60% तक अलग अलग अपराधों को लेकर कमी का जिक्र करते हैं, तो हमें लगता है आखिर ऐसा कहने की ताकत आ कहां से जाती है। और जब उन पन्नों को खोलना शुरू किया, क्योंकि बीजेपी के कई नेता टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहते नजर आए, दंगों को लेकर कहते नजर आए कि अब स्थिति सुधर गई है। और जब यह जानकारी हमारी टीम ने निकालनी शुरू की कि आखिर बीजेपी भी अपने प्रवक्ताओं को भेजकर इन बातों का जिक्र क्यों कर रही है, तो ध्यान दीजिए, उन्होंने सेलेक्टिव वे में वह साल उठाया जो कि सबसे बुरा अखिलेश यादव के दौर में था और सबसे बेहतर योगी आदित्यनाथ के दौर में था। 2014 में जितने अपराध हुए वह 5 साल के अखिलेश यादव के काल में 2014 में सबसे ज्यादा थे। 2012 में सत्ता में आए थे, 2014 का आंकड़ा बतलाता है उस पूरे 5 साल में सबसे ज्यादा थे। योगी आदित्यनाथ के काल में 5 बरस के भीतर में सबसे बेहतरीन वक्त जो था वो कोरोना काल था, जब अपराध कम हुए 2020 में। तो पहली जानकारी बीजेपी परोस रही है कि 2014 बनाम 2020 देख लीजिए सब ठीक होगा। लेकिन हमें लगा कि एनसीआरबी जब साल दर साल के डाटा बतलाती है तो क्यों नहीं, हमारी टीम ने सोचा कि एनसीआरबी के वह डाटा जो गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है और गृह मंत्री जो जानकारी दे रहे हैं क्या वो गलत दे रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा हमने मायावती के काल का भी निकाला, अखिलेश के काल का भी निकाला और योगी आदित्यनाथ के काल का भी निकाला। अखिलेश यादव के 5 बरस, मायावती के 5 बरस, योगी आदित्यनाथ के 4 बरस 3 महीने।
क्योंकि उसके बाद का एनसीआरबी का कोई डाटा कहीं से मिला नहीं। 4 साल 3 महीने तक का मिल चुका है। जरा परखने की कोशिश करते हैं और हर क्षेत्र के, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे पानी का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो और चाहे पेगासस का ही सवाल क्यों ना हो, एक एक पन्नों को खोलते हैं। तब आप समझ पाइएगा कि झूठ और फरेब को लेकर प्रचार पर खर्च ज्यादा करने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ गई है। जो लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र लगातार अमित शाह जी ने किया, कानून व्यवस्था को लेकर मुजफ्फरनगर तक में बोला, दरअसल एनसीआरबी का डाटा बहुत साफ तौर पर कहता है कि हिंसक वारदात जिसमें 30% की कमी का जिक्र देश के गृह मंत्री ने किया, मायावती के काल में कुल 5 बरस में 28,000 मामले हिंसक वारदात के दर्ज हुए थे। अखिलेश यादव के काल में 44,000 मामले दर्ज हुए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के काल आते आते यह 59,000 पहुंच गए। ज्यादा किस काल में हुआ? रेप को लेकर इस बात का जिक्र बार बार होता है कि रेप इस दौर में कम हो रहा है। तब सवाल है ये मामले थानों में पहुंचे कैसे, और एनसीआरबी ने जो डाटा कलेक्ट किया वो कलेक्ट कहां से कर लिया? क्योंकि मायावती के काल में 1,700 रेप के मामले थानों में दर्ज, अखिलेश यादव के काल में ये बढ़े और दुगने हो गए 3,300, लेकिन योगी आदित्यनाथ के काल में ये उससे भी बढ़ गए। 4 साल 3 महीने के भीतर में 3,500 हो गए, उससे भी बढ़ गए। यहां 60% की कमी का जिक्र बीजेपी द्वारा किया गया। अपहरण के मामले, महिला अपराध के मामले, दंगों के मामले, चोरी के मामले, सबकी जानकारी कही गई कम हो गए हैं। अगर हम दंगों का जिक्र करें तो मायावती के काल में 4,400 मामले दंगे के दर्ज हुए, समाजवादी पार्टी में यह बढ़कर 6,500 हो गए और योगी आदित्यनाथ के काल में 7,300 मामले दर्ज हो गए। हां, इस काल में कोई मुजफ्फरनगर नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर के दंगे मायावती के काल में भी नहीं हुए, लेकिन मुजफ्फरनगर का दाग और धब्बा जनता ने किस रूप में महसूस किया और वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हुआ, यह हमने 2017 में देखा है। तो 2022 में जब मुजफ्फरनगर के भीतर के लोग भी दंगों को याद करना नहीं चाहते हैं, कैराना के लोग पलायन को याद करना नहीं चाहते हैं, फिर भी अगर इस देश के गृह मंत्री उन बातों को दोहरा रहे हैं तो इन आंकड़ों को देखा जाए जो थानों में दर्ज है कि दंगों के नाम पर एफआईआर जो दर्ज की गई है। अपहरण के मामले मायावती के काल में 6,000 थे, दुगने हो गए अखिलेश यादव के काल में 12,000, उससे ज्यादा बढ़ गए लगभग 17,500 योगी आदित्यनाथ के काल में। यह डाटा एनसीआरबी का है। महिला अपराध को लेकर 22,000 मामले मायावती के काल में, 36,000 मामले दर्ज हुए अखिलेश यादव के काल में, 56,000 मामले दर्ज हो गए योगी आदित्यनाथ के काल में। जो चोरी होती है वह भी इतनी बड़ी तादाद में, 16,000 मामले मायावती के काल में चोरी को लेकर दर्ज किए गए, 42,000 मामले अखिलेश यादव के दौर में, और योगी आदित्यनाथ ने हाफ सेंचुरी लगा दी, 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। सवाल यह नहीं है कि इस दौर में कौन क्या किस रूप में परसेप्शन बनाना चाहता है, यह एक तरीका होता है। उन मुद्दों को कैसे उठाया जाए, राजनीति साधी जाए, लेकिन फिर वही सवाल है। विज्ञापनों को आपने बाखूबी देखा होगा। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से पहले उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे था, नंबर 1 पे अव्वल कैसे था, ये सारी चीजें हमें लगा कि रोजगार को लेकर इतनी बहस चल रही है, जबकि मनरेगा के तहत जो रोजगार गारंटी योजना जो गरीबों को लेकर है, ग्रामीण हिस्सों को लेकर है, उसका भी सच उत्तर प्रदेश में क्या है, वह भी हैरत करने वाला है। क्योंकि लगभग 1,90,00,000 लोग मनरेगा कार्ड होल्डर हैं उत्तर प्रदेश में। इसमें से जो सक्रिय कार्ड होल्डर जिनको रोजगार देने की स्थिति में सरकार है, वह इसके आधे भी नहीं है। 91,66,000 इतने ही है, यानी 1,90,00,000 में से 91 लाख कार्ड होल्डर एक्टिव हैं। अब यह सवाल था कि कितने लोगों को काम मिल रहा है। उसकी जब पड़ताल शुरू हुई और देखना शुरू किया कि इस 5 साल के एवरेज में निकाला जाए, तो आपको जानकर हैरत होगी कि तकरीबन 40 लाख पर यह मामला आकर ठहर गया। कहां 1,90,00,000 का जिक्र था, कहां 40 लाख पर टिक गया। और उसमें भी 100 दिन देने की जो वक्त की बात होती है कि 100 दिन आपको काम दिया गया, इसकी संख्या घिसकते 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 हजारों में आ गई। सिर्फ 92,000 लोगों को 100 दिन का काम मिल पाया। कल्पना कीजिए, 1%, 10% क्या स्थिति है जब रोजगार को लेकर जो पूरा का पूरा खाका राज्य सरकार अपने विज्ञापनों में रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो आज हम आपको बुंदेलखंड लिए चलते हैं। बुंदेलखंड इसलिए लिए चलते हैं क्योंकि बुंदेलखंड की 19 सीटों पर
बीजेपी का कब्जा है और बुंदेलखंड में आजादी के बाद से सभी सीटों पर कभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन बुंदेलखंड में पहली बार 2017 में कब्जा किसी ने किया तो वह बीजेपी थी। अब आप कल्पना शुरू कीजिए, जब इन बातों का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, 2012 में सिर्फ तीन सीटें बीजेपी ने जीती थी, 5 सीट समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने 7 सीट जीती थी और 4 सीट कांग्रेस ने जीती थी। जो बीजेपी ने 2012 में जीती थी 3 सीट, उसमें एक महोबा की चरखारी था, झांसी नगर था और तीसरा हमीरपुर था। झांसी नगर को लेकर झांसी में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां जाकर जो भी ऐलान किया, उस ऐलान के मद्देनजर 2-3 बातें थी कि पानी का संकट बुंदेलखंड में जबरदस्त है, सिंचाई हो नहीं पा रही है और सिंचाई ना होने की वजह से वहां पर लोग खेती नहीं कर पाते हैं, पलायन होता है। हमारी टीम ने जब डाटा निकालना शुरू किया और परखना शुरू किया कि प्रधानमंत्री ने जो 6,600 करोड़ के ऐलान किया था इसी 2 महीने पहले 19 नवंबर के दिन झांसी में पहुंचकर अर्जुन सहायक नहर परियोजना, जो कि बांदा, हमीरपुर और महोबा में लगभग 44,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की परिस्थिति आती, 168 गांव इससे प्रभावित होते, 1.5 लाख किसानों को लाभ मिलता, कुछ भी नहीं है। यकीन जानिए, कुछ भी नहीं है। जब हम कह रहे हैं आपसे कुछ भी नहीं है, तब इसके भीतर का एक दूसरा सच समझने की कोशिश कीजिए। वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई गई नीति और पैसों के जरिए इस देश में नल से जल का कार्यक्रम चल रहा है और इस देश में एक मंत्रालय भी बना दिया गया है जो जल मिशन के तहत है। उस जल मिशन के तहत जब हमने मंत्रालय की साइट देखनी शुरू की तो उसमें जानकारी मिली कि लगभग 70 से 80% काम पूरा हो गया है और 70 से 80% काम जो बाकी जो बचा हुआ है, और इस देश के पूरे ग्रामीण भारत में हर घर में जो नल से पानी आएगा वह 2024 के इलेक्शन तक पूरा हो जाएगा। अच्छा लगता है सुन के, ये ठीक वैसे ही अच्छा लग रहा है जैसे 2022 में किसानों को दुगनी आय हो गई। बड़ी अजीबोगरीब फितरत है, दुगनी आय तो हुई नहीं लेकिन इस दौर में किसानों की खुदकुशी इस देश में बढ़ गई और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में शामिल हो गया जो इलाके देश के टॉप 5 इलाकों की तौर पर जहां पर सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी होती है उसकी पहचान लिए हुए है। उसमें विदर्भ भी है, उसमें मराठवाड़ा भी है, उसमें बुंदेलखंड भी आके कतार में खड़ा हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश का नंबर लगभग 10वां या 12वां आता है खुदकुशी किसानों के करने वाली परिस्थिति में। सवाल यह था कि इन सब के बीच जो भी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा था वो सब झूठ था क्या? हमने इसको भी परखना शुरू किया कि स्थिति है क्या। हालांकि उस साइट के भीतर जाके हमें अच्छा लगा, जो मिशन मंत्रालय है, जल मिशन मंत्रालय है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था। उसमें ऋग्वेद की संहिता का एक श्लोक लिखा गया। उस श्लोक का हिंदी का मतलब है, जल आनंद का स्रोत है, ऊर्जा का भंडार है, कल्याणी है, पवित्र करने वाला है और मां की तरह पोषक तथा जीवन दाता है। अच्छा लगता है सुन के जब जिक्र मां से जोड़ दिया जाए, इस देश की राष्ट्रभक्ति से जोड़ दिया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया जाए, राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाए। ये शब्द सुन के अच्छे लगते हैं, लेकिन बुंदेलखंड का सच क्या है? बुंदेलखंड में अभी भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर लड़की इसलिए नहीं बिहाई जाती है कि उस गांव की जमीन के नीचे पानी खारा, हैंडपंप से जो पानी आता है खारा पानी आता है, पानी लेने जाने के लिए 4 मील चलना पड़ेगा। तो कौन आके शादी करके जिंदगी पानी लाने और ले जाने में ही गुजार दे? महत्वपूर्ण यह भी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो रिपोर्ट आई, 2-3 रिपोर्टों का हमने इस दौर में निकालने की कोशिश की कि जो नल से जल आना था उसकी स्थिति क्या है। जरा पहले स्थिति सुन लीजिए, क्योंकि योजनाओं में जो पैसे खर्च हुए वो पैसे इतने ज़्यादा, 1,445 करोड़ रुपए स्पेशल पैकेज सिर्फ पानी के लिए इतना खर्च कर दिया गया। टोटल पैकेज में से ये लगभग 1,500 करोड़ पानी के लिए था। कहाँ खर्च हो गया कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं मिल पा रहा है पानी? सूखा क्यों है? वहां पर स्थिति क्यों बिगड़ी हुई है? चित्रकूट में सिर्फ 13% घर, बांदा में 9% घर, झांसी में 12% घर, जालौन में 7.5% घर, हमीरपुर में 15% घर, महोबा में 17% घर, ललितपुर में 18% घर। ये सच है, बुंदेलखंड में हर घर जल से शुद्ध जल जो पहुंचने की परिस्थिति है। लेकिन जब आप सरकारी साइट पे जाइएगा, उनके विज्ञापनों को देखिएगा, तो ये मानकर चलिए कि वहां पर बहुत साफ लिख दिया गया है कि 70% काम पूरा हो गया, यानी 70% घरों तक पानी पहुंच गया है।
पानी ना पहुंचने का मतलब किसी भी जगह पर क्या हो सकता है, पलायन भारत में सबसे ज्यादा बुंदेलखंड का ही है। कई जगहों पर कई गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही हैं, युवा नौकरी की तलाश में चले गए। कोरोना काल में जब लौटने शुरू हुए तो हर जिले में जो बच्चे लौट रहे थे प्रवासी मजदूर के तौर पर, इन जो 6 हमने 7 जिलों का जो नाम लिया जो बुंदेलखंड में आता है, उसमें हर जिले के भीतर का डाटा जो बतलाता है वो तकरीबन 2 लाख का बतलाता है। यानी इतनी बड़ी तादाद में 14-15 लाख इन इलाकों में लौटे हैं जो बाहर काम कर रहे थे, कुछ अपने राज्य में ही और कुछ राज्य के बाहर काम कर रहे थे। नौकरी है नहीं, खेती करने के लिए पानी तक नहीं है, पीने का पानी नहीं है, किसानों की खुदकुशी बढ़ गई। अब आप लंबे लंबे प्रचारों को जब देखिएगा उसमें आपको नजर आएगा कि बुंदेलखंड में सब कुछ है। सवाल है कि ऐसा क्या था 2017 में 19 की 19 सीटें बीजेपी के हक में चली गई। यकीन जानिए लार्जर देन लाइफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिनका चेहरा था। लार्जर देन लाइफ की परिस्थिति में बीजेपी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन और आरएसएस ने अपने प्रचार के जरिए घर घर में ये बातों को पहुंचा दिया था कि दरअसल यही सरकार है जो इससे पहले जितनी भी सरकारें थी जो लूटती चली आई और जो बुंदेलखंड की हालत कर दी उससे बेहतरीन स्थिति में लाकर आपको खड़ा कर देगी। लेकिन हुआ क्या, यह डाटा एक रूप में बतलाता है। यहां पर 7 जिलों में लगभग 97 लाख लोग रहते हैं। कुल मिलाके बीते 10 वर्ष में लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं विकास योजना, जिसमें किसानों की हालत सुधर जाए और पीने का पानी मिल जाए। उस 3000 करोड़ में से 1500 करोड़ मोदी काल के दौर का है। लेकिन उन सब के बावजूद भी यहां पर कुछ भी अगर नहीं हो पाया, तब अगला सवाल किसी के दौर में आएगा तो जो प्रोजेक्ट्स थे, खासतौर से 32 प्रोजेक्ट इस दौर में अपनाए गए बुंदेलखंड को लेकर, 467 जो पाइप डेंसिटी स्कीम थी उसको लेकर काम हुआ, 43 सरफेस वाटर बेस पर थे और 424 ग्राउंड वाटर बेस को लेकर था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 11 लाख ग्रामीणों के घर तक और 72 लाख लोग तक 2021 के अंत तक पानी हम पहुंचा चुके हैं, यह सरकार कहती है। लेकिन भीतर का सच यह है कि इसमें से चंद लोगों के घर भी, जो हम 13% और 15% और मैक्सिमम 18% तक का जो हमने जिक्र किया, उसके आगे चीजें नहीं जा पाई है। इसके मतलब क्या है? अगला सवाल सबसे बड़ा इससे जुड़ा हुआ निकल कर आता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में हो रहा था और जो किसानों की आय दुगनी करने का सवाल था, तो बुंदेलखंड एक झटके में उस कतार में कैसे आकर खड़ा हो गया जहां किसान खुदकुशी करने लगा। हमारी टीम ने जब जानकारी हासिल की तो पता चला कि बारिश ना होने की वजह से फसल खराब, पाला पड़ने से फसल खराब, फसल बीमा नहीं मिलती है। जो कर्ज माफी की परिस्थिति थी उसमें किसी ने अगर 2-3 बैंकों से कर्ज लिया हुआ है उसको भी शामिल इसमें नहीं किया जाता है। जो योगी आदित्यनाथ जी ने 1 लाख से ज़्यादा कहा था कि जो कर्ज माफी हम कर रहे हैं, यहाँ के किसानों को लाभ नहीं हुआ क्योंकि किसान महाजन से भी लिए हुए हैं, बैंकों से भी लिए हुए हैं। हमने जानकारी की कि आखिर यहाँ पर जो ग्रामीण बैंक है उन्होंने पूरे बुंदेलखंड में कितने लोगों को नोटिस जारी किया है। इतने नोटिस तो कॉरपोरेट को भी जारी नहीं हुए जो कि कर्ज लेकर इस देश को भाग जाता है या मस्ती में चार्टर्ड से घूमते रहता है। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट के नाम भी जितने नोटिस जारी हुए हैं उनकी संख्या लगभग 78,000 है इस 8 साल में। लेकिन इस 8 साल के दौर में, और अगर इस 3 साल में आ जाइएगा, योगी आदित्यनाथ के काल में अगर 5 साल में आइएगा, इस 5 साल के भीतर में 2017 के बाद से इस देश के लगभग 48,000 नोटिस जारी हुए हैं जो बैंक से पैसा नहीं ले गए थे। लेकिन सिर्फ बुंदेलखंड के किसानों को लेकर 2,72,000 किसान परिवारों को नोटिस भेजे गए ग्रामीण बैंकों के जरिए। हालांकि ग्रामीण बैंकों ने कहा हम इनकी जमीन नहीं लेते हैं, उनको जेल में नहीं डालते, हम सिर्फ नोटिस भेजते हैं। लेकिन नोटिस आते ही खुदकुशी करने वालों की तादाद में इजाफा इस तरीके से हुआ कि माँ बाप जो बड़े बुजुर्ग थे वो कैसे पाला जाए, क्या खिलाया जाए, इन परिस्थितियों में चीजें डूबती चली गई। आखिरी सवाल इन सब के बीच आता है जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं और सरकार ने अपने तौर पर जिक्र किया था लगभग 86 लाख किसानों की कर्ज माफी का लाभ मिला है। बुंदेलखंड में जानकारी आई कि पता नहीं 10,000 किसान भी इससे लाभ ले पाए या नहीं ले पाए। अगर ये परिस्थिति है, 2-3 और जानकारी आई, डीजल महंगा हो गया है तो फिर मुश्किल, किसी तरह जुताई कैसे होगी, जुताई भी हो जाती है तो पता चलता है नील गाय या जो गाय छोड़ दी जाती है इस दौर में कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि वह कानून से ऊपर की परिस्थितियों को जी रही है और फसल जो बर्बाद होती है उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिलता है।
और जो भी आपने लिया है जमीन बेचकर कर्ज चुकाने की परिस्थिति में बुंदेलखंड के आधे किसान आ चुके हैं। यानी जिस जमीन पर फसल उगानी है उसके लिए कर्ज लिया गया और कर्ज लौटाने के लिए जमीन को या तो गिरवी रख दिया गया या जमीन बेच दी गई। यह तमाम स्थितियां कुछ सटे हुए बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के इलाके में भी है, जिसमें दामोह, दतिया और पन्ना का इलाका और टीकमगढ़ का इलाका है, उसके भी जुड़े हुए हैं। लेकिन यह जो उत्तर प्रदेश का इलाका है बुंदेलखंड का, वहाँ की यह स्थिति है। और सरकारी सहकारी ग्रामीण विकास बैंक ने अपने तौर पर जो जानकारी हम लोग के पास निकल कर आई, हमारी टीम ने निकाला, जो 2,72,000 किसान जिनके नाम नोटिस जारी किए गए हैं, उनके परिवारों के भीतर से भी तकरीबन 100 से ज़्यादा किसानों ने खुदकुशी की जिनको नोटिस गया। ये देश चल कैसे रहा है, चलाया कैसे जा रहा है, इसका एक आखिरी सच हमको लगता है। हम पानी से शुरू हुए थे, अपराध तक आए, रोजगार को हमने देख लिया, अब एक पेगासस का जिक्र आखिर में कर देना चाहिए। क्योंकि पेगासस को लेकर जिन वक्तव्य पार्लियामेंट में दिया गया, जो वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा कही गई बातों पर कोई आक्षेप नहीं किया, मान लिया। पार्लियामेंट ने भी मान लिया, मीडिया ने भी वही दिखा दिया। अब यह सवाल है कि इस देश में अगर ऐसी ही चीजें चल रही हो, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो पूरी रिपोर्ट आई उसने बहुत साफ तौर पर लिखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे थे। वह रिपोर्ट पूरी की पूरी हमारे पास न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी है, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने यात्रा की थी इजराइल की यात्रा के दौरान किस तरीके से डील हुई थी $2 बिलियन की। $2 बिलियन का मतलब लगभग 15,000 करोड़ का है, जिसमें जो अलग अलग हथियार लिए गए थे उसका भी जिक्र था। इस बात का भी जिक्र किया गया था कि उसके साथ पेगासस भी आएगा। यानी जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए और पहली बार इसका असर हुआ कि वह भी यहां पर आए, और पहली बार इसका असर जून 2019 में दिखाई दिया, जब यूनाइटेड नेशन में वहां की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसमें इजराइल के समर्थन में और फिलिस्तीन के एक मानवाधिकार संगठन के पर्यवेक्षकों को लेकर एक मामला पहुंचा, तो भारत ने इजराइल का साथ दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल इन सब के बीच सबसे बड़ा ये हो चला है कि अगर सरकार खुले तौर पर गलत जानकारी, झूठी जानकारी, गलत तथ्यों को, तोड़ मरोड़ के परिस्थितियों को सत्ता के अनुकूल बनाने के लिए और मीडिया को अपने साथ समेटकर अगर परोस रही है, तो कौन कहेगा कि गलत है ये और कौन कहेगा कि ये झूठा है। लेकिन एक सवाल हर बार निकल कर आता है, क्या इस दौर में सरकार जो कह रही थी और जो जमीन पर था, पहली बार उत्तर प्रदेश में जमीनी परिस्थितियों ने लोगों को बेचैन कर दिया है? कि क्या ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर सरकार जो भी बातें रखती है उस पर सवालिया निशान है? अगर यह परिस्थिति आ चुकी है और यह परिस्थिति बन रही है, तो फिर यकीन जानिए उत्तर प्रदेश में सुपड़ा बीजेपी का ऐसा साफ होगा कि उसकी गिनती नहीं हो सकती है। लेकिन इसके साथ एक इफ एंड बट भी जुड़ा हुआ है। जिस देश के भीतर में 2017 में पेगासस लाया गया और 2019 तक जिनके फोन टैप किए जा रहे थे, उसके दायरे में सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ गए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक आ गए, ममता बनर्जी के भतीजे तक आ गए, सीबीआई आ गई, इंटेलिजेंस आईबी आ गया, रॉ आ गए, इस देश के जर्नलिस्ट आ गए, इस देश के एक्टिविस्ट आ गए, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ता, वकील सभी आ गए। तो इसका मतलब है कि एक जमीन ऐसी बनाई जाती है, जो जमीन जो आप सोच रहे हैं उसके समानांतर में जो आपको चुनावी जीत दिला दे। 2019 शायद एक मैसेज है, 2022 शायद एक मैसेज होगा। यह मैसेज सरकार का होगा या जनता का होगा, यही तय उत्तर प्रदेश को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।